कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही विंग कमांडर आलोक का सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। रिक सुंदर दास वरिष्ठ पत्रकार आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सभी का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया डेली पर। पहला सवाल तेजेंद्र सर आप ही से रहेगा मेरा। यहाँ जो कहा जाए बांग्लादेश की जो स्थिति है, शेख हसीना का ये ऑडियो सामने आना, इस भाषण के जरिए इन डिमांड्स को रखना, इन डील्स को रखना और सीधे सीधे कह देना कि वहां चरमपंथी सरकार जो काम कर रही है उसके लिए अब सामने आना पड़ेगा और इसमें जनता को सबसे अहम भूमिका निभानी होगी। आपको क्या लग रहा है इसके जरिए क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? 12 फरवरी को जो प्रपोज इलेक्शन से उस इलेक्शन से पहले वहां के जो चरमपंथी हैं यानी कि जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, अंसारुल बंगला जो यूनुस की कैबिनेट में है, उनकी पार्टी को बहुमत ना मिल जाए, इसलिए ये टाइमिंग है। टाइमिंग यानी कि ये इससे पहले भी कर सकती थी। वीडियो नहीं आया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ऑडियो में, और उन्होंने जिन्हें संबोधित किया है वो है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी कि द फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स ऑफ साउथ एशिया, उस क्लब को उन्होंने ऑडियो के जरिए ये बातें कही हैं। अब उन बातों में जो उन्होंने सबसे मेन बात कही वो ये कही कि आई एम डेमोक्रेसी इन एग्जाइल, मीन्स जो अभी चल रहा है बांग्लादेश में वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो फासिज्म है, वो अधिकारवाद है, वो डिक्टेटरशिप है, वो एक जुल्म की सरकार चल रही है जो माइनॉरिटीज का ख्याल रखने में इनकेपेबल साबित हुई है, उसकी लस्ट फॉर पावर है। और यूनुस के बारे में कहा है कि ये आदमी तो बाहर की दूसरे देशों की हाथों में कठपुतली बना हुआ है, और हमने देखा भी कि कैसे उसने चीन को आमंत्रित किया ये कहकर कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो तो लैंडलॉक्ड है और समुद्र का गार्जियन तो मैं हूँ। और ऐसे ही अमेरिका, हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं, लेकिन जो बिडेन जब थे वो ही इसको लेके आए थे बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो ये कोई चुना हुआ लीडर तो है नहीं। अब फिर उन्होंने अपील की वहां के लोगों से, और वहां के लोगों से ये कहा कि आप डटे रहें, हर कोशिश करें, अपने आप को गैल्वेनाइज करें। हालांकि इस चुनाव में सही नतीजे आना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा मेरी पार्टी अवामी लीग को तो आपने बैन कर दिया है। अच्छा, जब ये कह रही थी, बातचीत कर रही थी, तो इनके साथ में इनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इनके एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, यानी कि अवामी लीग के बड़े डेलीगेशन ने ये बातें कही हैं। और इन बातों को कहने के बाद लबो लबाब ये निकलता है कि यूनुस की सरकार इनकेपेबल है। जो इलेक्शंस होंगे वो उनका सही नतीजा मान लेना गलत होगा, क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से, वो कॉन्टेस्ट नहीं है, वो तो कोरोनेशन है, यानी कि उसमें किसी को ताजपोशी कर देनी है। हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हालांकि हिंदुस्तान ने ये कह दिया कि जो कुछ हसीना ने कहा है वो उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहा है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पे बैठ के उसने ये जो चीजें कही हैं, इससे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते और स्ट्रेंड हो जाएंगे, और होने भी चाहिए। मैं तो और चाहता हूँ त्यागी से ये कि पहले भी हुआ था, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे जी पहले भी जी भारत ने, याद कीजिएगा वो दौर इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने कैसे दोनों बहनों को लेकर के तस्वीर पेश की थी। उस दौरान भी कैसे जर्मनी से लाकर के एयर इंडिया की फ्लाइट में इंडिया लाया गया था। उसके बाद यहाँ से वो आगे का रुख, अपना पॉलिटिकल करियर जो आगे बढ़ाने के लिए हर एक जो उन्होंने कदम उठाए वो भी हमने देखा है। हमारे साथ आलोक सर जुड़े हुए हैं। आलोक सर, एक चीज मुझे समझाइएगा, ये जो सूद खोर कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, फेसिस्ट गवर्नमेंट कहा गया, अब ये पूरे तौर पर शेख हसीना के ये बड़े आरोप एक तरफ, दूसरी तरफ यूनुस है, वहां पर तारिक रहमान है,
जिनकी पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है अमेरिका द्वारा, तो अमेरिका भी एक नजरिए से बांग्लादेश को देख रहा है, पाकिस्तान भी एक देख रहा है, और इंडिया जो है जिसने शेख हसीना को लेकर के एक तस्वीर पेश की है कि हम पड़ोसियों के दुख सुख में साथ देते हैं। अब शेख हसीना का ये ऑडियो सामने आना, इन डील्स को रखना, सीधे सीधे इन डिमांड्स को रखना, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तैयारी हो रही है चुनाव की, तो चुनाव में जिस तरह की सरगर्मियां इस समय बांग्लादेश में बढ़ रही होंगी, उसमें शेख हसीना का चुप रहना ठीक नहीं था। उनको भी अपना अस्तित्व वहां पर मौजूद रखना है। उनके बहुत बड़े समर्थक हैं, वहां बहुत बड़ा ग्रुप है, काफी लोग हैं जो काफी अभी दबे हुए हैं, खुले रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। उनको भी थोड़ा उत्साहित करना पड़ेगा इनको, इसलिए ये बयान दिया गया है। दूसरी बात, इस बयान का एक और मकसद यह है कि विश्व का और विभिन्न देशों का इस तरफ ध्यान खींचना कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वहां पर सही से और ठीक से चुनाव हो पाएंगे कि नहीं, इस पर भी आशंका है। जो वहां पर आतंकवादी गुटों के जो छात्र संगठन हैं, वो क्या सही तरह से चुनाव करा पाएंगे वहां पे? मुझे तो नहीं लगता है। और इसलिए अब इस तरह की बयानबाजी कई कोनों से आने शुरू हो जाएगी कि बांग्लादेश का जो चुनाव है वो कैसे निष्पक्ष होगा, और अगर निष्पक्ष नहीं होता है मुजीबुर रहमान को लेकर के जो तस्वीर आई थी, उस दौरान जब पूरे परिवार को खत्म करने का प्रयास किया गया, उस अटेम्प्ट को लेकर के हमने भी देखा था, पॉलिटिकली उसको लेकर बांग्लादेश में कितनी हलचल थी उस दौरान। 75 और 80 के दशक की मैं बात कर रही हूँ, उस दौरान क्या तस्वीर थी। अब मुझे ये बताइएगा कि वो पिक्चर और ये पिक्चर जिसमें मुजीबुर रहमान को खत्म कर दिया, जो कि कहा जाता है जिन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट फोर्स के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एक आइडेंटिटी दिलाने की, अब यहाँ पर शेख हसीना को लेकर के एक पिक्चर आती है दोबारा, जब भारत शरण देता है, भारत रखता है, भारत में से ही वो ऑडियो सामने आता है। अब ये भारत के लिए भी क्या मुसीबत खड़ा करेगा? जी देखिए, भारत की छवि बांग्लादेश में वहां के जो ताकतें हैं ना, वो अब इस छवि को और खराब करेंगे कि देखिए, भारत शेख हसीना जो है भारत का इस्तेमाल कर रही है और भारत उनको प्रोत्साहन दे रहा है, उनको शरण दे करके, और वो किस तरह से इसमें हस्तक्षेप करना चाहती हैं। तो इससे तो थोड़ी सी स्थिति वहां कमजोर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा रितु जी ये है कि देखिए, बांग्लादेश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, उस डेमोग्राफिक चेंजेस के बाद से जो एक नया यंग जनरेशन वहां पे उभर के आया है, वो यंग जनरेशन ज्यादा कट्टरपंथियों का हो चुका है, कट्टरपंथियों का उस पर ज्यादा कब्जा हो चुका है। तो जितने भी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं वहां पे बांग्लादेश में। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और ये आगामी चुनाव जो है ये साफ साफ दिखाएगा कि प्रजातांत्रिक जड़ों के साथ जो वहां पर कुछ संगठन हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका आधार अभी भी वहां मौजूद है या आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। हालात वहां पे काफी खराब लग रही हैं। बांग्लादेश में साफ साफ ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग तो है जो थोड़ा शिक्षित है, जो थोड़ा सभ्य है, वो ये चाहता होगा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना की जाए वहां पे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी मुल्लाओं का जो वर्ग वहां खड़ा हो गया है, और उसके कारण जो वहां की स्थिति पैदा हुई है, उससे आम जनता काफी हताहत है। लेकिन मेजॉरिटी किसकी है ये देखना पड़ेगा। क्या तो उन चरमपंथियों को, उस फोर्स को रोकने के लिए क्या शेख हसीना ने जो ये डिमांड्स रखी हैं, आपको क्या लग रहा है कि काउंटर करने के लिए दिस इज एडिक्वेट, या फिर और भी कुछ जरूरत है? देखिए, शेख हसीना का ये डिमांड करना कि इसमें यूएन जो है वो हस्तक्षेप करे, ये सब मुझे बकवास लगता है। क्योंकि आज देखिए रितु जी, यूएन की स्थिति क्या हो गई है। यूएन एक सिर्फ नाम मात्र की एक संस्था रह गई है विश्व में, जहां जहां भी जिस ताकतों को जहां पर जैसा मौका मिल रहा है, वो ताकतें अपने ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि यूएन का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो कि विश्व के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, जो भी शेख हसीना ने जो भी बातें उठाई हैं, वो बात तो वहां पर आम आदमी जो वहां पर नहीं उठा पा रहा है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के कारण, क्योंकि उनका सामना करना पड़ेगा। वो बातें अब यहां से शेख हसीना सुनाना चाहती हैं वहां के आवाम को।
तो ये एक गैप भरने की कोशिश की जा रही है कि जो बातें बांग्लादेश में खुलेआम रूप से कोई नहीं कर सकता डर के, वो इस माध्यम से अब शेख हसीना वहां से पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बस यही तक उनका प्रयास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई भी दूसरा देश इसमें अपनी दखल अंदाजी देगा। और भारत को भी अब यह सोच के चलना पड़ेगा कि हमारे बिल्कुल, हितों की आलोक सुरक्षा सरार, कैसे वहां ये की जाए। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारे साथ पेशे से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रिक सर भी जुड़े हुए हैं। रिक जी, हम लोग पत्रकार हैं, हम ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, ग्राउंड तस्वीर किस तरीके की है, वहाँ पर हालात क्या है, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं वहाँ पर लोगों की सोच पर। अब मुझे ये बताइएगा, आप क्योंकि बेहतरीन जानकारी रखते हैं, बॉर्डर से सटे क्षेत्रों की भी आप नब्ज जानते हैं, मुझे ये समझाइएगा बांग्लादेश में अभी जो ये तारीख आने वाली है, ये जो आम चुनाव होने वाले हैं, जनता किस ओर इंक्लाइन नजर आ रही है? क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे शेख हसीना कुछ कहे, तारिक रहमान कुछ कहे या यूनुस कुछ कहे, इसमें काउंटर सबसे बड़ा जनता का कॉल होगा। वो क्या कह रही है? अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। रिक सुंदर दास जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ। जी देखिए, अगर हम लोग ये बात कहें कि बांग्लादेश का अगर चुनाव के बारे में हम लोग बात करें, तो देखिए 17 साल से लोग वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अपना वोट डालेंगे। तो उस बीच ये इंटरिम गवर्नमेंट को बनना और अगस्त 2024 से सरकार को गिरना, जो शेख हसीना सरकार चला रहे थे, उसके बाद लोग अभी तक लोगों को जो बातें बताया जा रहा है, जो अभी मैसेज आया है शेख हसीना की तरफ से कि वो लोग अपना जो भी है उम्मीद ना छोड़े और वो लोग अपना उम्मीद को बनाए रखे और वोट के लिए तैयार रहे। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ पे काफी सारे दूसरे धर्म के जितने भी लोग हैं बांग्लादेश में रहते हैं, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, वो लोग एक तरह से टारगेटेड किया जा रहा है काफी दिनों से। ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है अभी। और साथ ही अगर हम लोग देखेंगे कि नेशनल इलेक्शन जो है बांग्लादेश का वो 12 फरवरी को है। अब बांग्लादेश में विधानसभा जो है हम लोगों की तरह सिस्टम नहीं है, वहां पे एक ही विधानसभा जो है, वहां पे 300 सीटें हैं और वहां पे 50 महिलाओं की सीट है। अब इसमें हम लोग देखें तो शेख हसीना के लिए फिर से उनको यहाँ पे आना, फिर उनका अपना संगठन को बनाना, ये काफी हद तक मुश्किल है क्योंकि काफी सारे जितने भी आवामी लीग लीडर्स है वो लोग अभी ढाका में ट्रायल में है। और जितने शेख भी हसीना के इन डिमांड्स को उस कंट्री में जहां पर पेट्रियार्की आज भी मौजूद है, जहां पर पुरुष प्रधान आज भी समाज है, वहां पर इन डिमांड्स को कैसे लिया जाता है, ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा। रिक जी, वापस से लौटूंगे अपने मेहमानों के पास, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक साझा कर दूं कि ये जो इस वक्त बात कही जा रही है, शेख हसीना का भाषण इस वक्त खास क्यों है? खास इस अंदाज में है कि जिस दलीलों को यहाँ पर उन्होंने रखा है, जो डिमांड्स वो रखी है, वो समझिएगा। भाषण में अल्पसंख्यकों पर हिंसा का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर सीधे सीधे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। राजनीति में गहराई तक ध्रुवीकरण की बात की गई है। कहा गया है यूनुस सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। साथ ही साथ इस भाषण में फेसिस्ट गवर्नमेंट को लेकर जिक्र किया गया है। मुक्ति युद्ध के आदर्शों की बात सीधे सीधे शेख हसीना रख रही है कि वहां की आवाम के लिए गलत है, कि वहां की आवाम के लिए सही नहीं है। विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष की अपील यहां शेख हसीना रख रही है। शेख हसीना कह रही है कि यहां पर यूएन को इंटरवीन करना होगा। विश्वासघात और कब्जे का बार बार उल्लेख किया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कहाँ चले गए लोगों की, और उनके आवामी लीग के संघर्ष को देश हित में बताया है। कहा है कि जो आवामी लीग एक पॉइंट रख रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक यूनुस फोर्स, कट्टरपंथी चरमपंथी सरकार, उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो देखिए ये डिटेल्स जो है भाषण आखिर खास क्यों था, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है और चुनाव की तारीख नजदीक आते ही वहां से सियासी हलचल भी बढ़ गई है। खास तौर पर इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें हैं और वहां जो माहौल है, ऐसा लग रहा है कि जमाते इस्लामी बिग प्लेयर बन सकती है। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं।
अमेरिकी अखबार का दावा इस बीच सामने आया दर्शकों, जिसमें ढाका में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट जमात के संपर्क में है। जमाते इस्लामी क्या प्लेयर ऑफ द मैच साबित होगी? उस राजनयिक ने बांग्लादेश में हो रहे बदलाव का जिक्र भी किया है। कहा है कि जमात के साथ संबंध बनाने की बात यहां पर कही गई है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक आगे ये लिखा गया है कि ढाका में तैनात अमेरिकी राजनयिक ने 1 दिसंबर 2025 को बंद कमरे में मीटिंग की और इस मीटिंग में देखिए, इस बैठक में बांग्लादेशी पत्रकारों से कहा गया कि वॉशिंगटन को उम्मीद है 12 फरवरी को हो रहे आम चुनाव में जमात इस्लामी पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। कई सर्वेक्षण जिन्होंने ये दावा किया है चुनावों में जमात इस्लामी अपना परफॉर्मेंस देगी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के करीब पहुंच सकती है, यानी कि कांटे की लड़ाई होगी। और मेरे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है। अब मैं चाहूंगी त्यागी सर, इस पर जरा आप लाइट दीजिएगा। ये बड़ा दावा अमेरिका अब पत्ते खोल रहा है धीरे धीरे, और अमेरिका को भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में अब आने लग गया है, क्योंकि समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक और क्रेडिट मिल सकता है चीज़ें ठीक करने का। एक तो ये पर्सपेक्टिव है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी प्लेयर ऑफ द मैच इस पूरे बांग्लादेश के सिनारियों में साबित हो सकती है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या ऐसा होने वाला है या अवामी लीग बीएनपी इन्हें रोक देगी? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि मैं किस समय को किस तरह से इस्तेमाल करूं। हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और अवामी लीग ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार सिचुएशन ऐसी बन गई है कि बहुत मुमकिन है अवामी लीग के लोग इलेक्शन से बाहर तो रहेंगे नहीं, वोट तो करेंगे, और करीब करीब आधा बांग्लादेश ऐसा है जो अवामी लीग के इन्फ्लुएंस में है, तो वो किसे वोट करेंगे? वो करेंगे बीएनपी को वोट। तो बीएनपी की अपनी वोट और अवामी लीग की वोट, और जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में ऐसा कोई अंडर द टेबल अंडरस्टैंडिंग भी हुई है कि ये दोनों पार्टी मिलकर लड़े, क्योंकि जमाते इस्लामी का आना ना तो बांग्लादेश के हित में है और हिंदुस्तान के तो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जमाते इस्लामी जो है सबसे फेवरेबल क्या रहेगा त्यागी सर? सबसे फेवरेबल क्या रहेगा, तारिक रहमान का आना या शेख हसीना? सबसे फेवरेबल यही रहेगा कि बीएनपी के साथ में अवामी लीग जुड़ जाए। हालांकि अवामी लीग को प्रतिबंधित किया है, लेकिन उसके लोग तो हैं, उसके सपोर्टर तो हैं, वो उनको साथ दे। अगर वो उनको साथ देंगे तो जो बीएनपी के लीडर है इकराम साहब, ये क्या है, ये भी हिंदुस्तान के बड़े खिलाफ है। लेकिन अगर अवामी लीग के लोग उनका इस इलेक्शन में साथ देंगे तो शायद वो उस लीडर को भी नॉर्मल बना सके। तो बांग्लादेश में वर्तमान स्थिति में हालांकि होने वाले इलेक्शन को कभी भी रीजनेबल नहीं माना जाएगा, पर जो भी कुछ है, हम एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे थे आगे सर, और हम भारत के नजरिए से समझ रहे हैं, इसलिए शायद हमें लग रहा है कि जमात गलत है या जमात की राह ठीक नहीं है, कट्टरपंथी राह है। लेकिन वहाँ के लोग क्या ये समझ पा रहे हैं? दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। और मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए आलोक सर, ये मुझे समझाइएगा, वहाँ की जनता तक ये मैसेज जा रहा है क्या? और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे होंगे, अपने राय रखी होगी। चिकन नेक्स को लेकर कई दफ़ा कह चुके हैं यूनुस। बीजिंग में मीटिंग होती है, वहाँ पर कहते हैं चाइना के साथ हाथ मिलाइए और उसके बाद चिकन नेक को काट दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दीजिए। इतनी बड़ी बयानबाजी वो दे चुके हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये भी ख्याली पुलाव बना रहे, क्योंकि ऐसा अगर किया जाएगा तो बांग्लादेश अपने अंदर तो पहले से ही लड़ रहा है, लेकिन इंडिया के साथ अगर ये सीधे 1-on-1 करने की कोशिश करते हैं यूनुस, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा सर? ये 2 प्रश्न मेरे। ये देखिए रितु जी, आपका दूसरा पक्ष जो मैं पहले लूंगा, ये जो बातें हो रही है चिकन नेक की ना, ये भारत को अब काफी गहराई से सोचना पड़ेगा कि चिकन नेक का हमको क्या करना है, क्योंकि साफ साफ संदेश उस पार से दिया जा रहा है। और वो हमारा एक वीक पॉइंट है, और उसको जैसे कि अब कुछ खबरें आ रही हैं, काम उस तरफ शुरू हो गया है। इसकी कोई भी पुष्टि नहीं करेगा इन खबरों की, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश अपनी बेइज्जती के कारण नहीं करेगा और भारत तो इसको प्रचारित नहीं करना चाहेगा, तो काम उस तरफ जैसे कि अब कुछ खबरें आ रही हैं
शुरू हो सर वो चुका है लगातार वहां यूनुस पर। जो है अपने प्रतिनिधियों को लेकर पहुंच रहे हैं उस जोन को चेक करने के लिए। चाइना हाँ से भी वो कई ऐसा खबरें आई छिटपुट की, वहां से भी कुछ इनके लोग आए हैं, कुछ जनप्रतिनिधि उनके आए थे, चेक करके जी गए हैं हाँ। उस इलाके को। तो इन सब चीजों को कब करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ेगा। जी हाँ, देखिए, और हमारी सरकार जो है एक मौके की तलाश में है, इसमें कोई शक नहीं है, और मौका मिलते ही हमको काफी बुरी तरह से इस क्षेत्र में इनको दबाना पड़ेगा, और इनकी गर्दन दबानी पड़ी जरूरत है वहां पे, क्योंकि ये कभी भी हमारे सर के ऊपर चढ़ सकते हैं। रितु जी, जैसे कि खबरें आ रही हैं, उन्होंने हाल ही में एक बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया था वहां पे।